हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 101 क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस है जो कि राजस्थान के पुराने एग्जाम्स में पूछे गए थे या फिर आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवार, कांस्टेबल, हाई कोर्ट, बीएसटीसी, पीटीटी या और भी राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ही मददगार रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज गुर्जर नामक एक तामपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो किनके अनुसार जो राजपूत थे वो मुख्यतः कुषाण जाति से संबंध थे या यूची जाति से संबंध थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिंघम। कनिंघम के अनुसार राजपूत का संबंध मुख्यतः यूची जाति के वंशज थे या कुषाण जाति से संबंधित थे। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत मुख्यतः शक या सिंचन की संतानें थी। तो ये भी चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो कनिंघम के अनुसार राजपूत मुख्यतः कुषाण या सूची जाति से संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त था? महाराणा कुंभा की बात करें, ये खुद एक महान विद्वान थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, उसमें से ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाएगा संगीत राज। संगीत राज की बात करें तो ये संगीत से जुड़ा सबसे बड़ा ग्रंथ था और ये बेसिकली मेनली 5 कोशों में विभाजित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में गुडला त्योहार ऑप्शन नंबर सी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गुडला की अगर बात करें तो गुडला बेसिकली एक छेद किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है, इसके अंदर दीपक को जलाकर रखा जाता है। तो राजस्थान में गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है किसकी है? तो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो इकाई हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, उसे ही पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन हो जाएगा, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना ऑप्शन नंबर डी, तख्त सिंह ने की थी। अगर तख्त सिंह की बात करें तो तख्त सिंह ने ही जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने ही करवाया था, तख्त सिंह के द्वारा ही करवाया गया था, उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। तो जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना ऑप्शन डी, तख्त सिंह ने करवाई थी। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य नगरी और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो सूर्य नगरी और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर शहर को कहा जाता है। तो जोधपुर शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है और थार मरुस्थल के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सीता माता अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता अभयारण्य की बात करें तो सीता माता अभयारण्य बेसिकली प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और सीता माता अभयारण्य सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला अभयारण्य है और यह अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले के अंदर नाहरगढ़ अभयारण्य स्थित है या जमुआ रामगढ़ अभयारण्य भी स्थित है। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में जयसमंद अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य, ये सारे अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। तो सीता माता अभयारण्य ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घड़ों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है?
घड़ों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है या दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है, एक ही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और इसके अलावा इसके बहुत सारे उपनाम भी है, जैसे खिजराबाद, दुर्गों का सिरमौर, मेवाड़ के शौर्य का प्रतीक, राजस्थान का गौरव, चित्रल दुर्ग, ये सारे इसके उपनाम हो जाएंगे। तो घड़ों का सिरमौर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान का कल्पवृक्ष कौन सा है। तो राजस्थान का कल्पवृक्ष हो जाएगा ऑप्शन ए, खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेजड़ी। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एशिया में स्थित ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है। तो एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी स्थित है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। बीकानेर जिले में ऊन की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के सबसे फर्स्ट मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राजस्थान में राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान में राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ हमको पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इटली निवासी लुइजी पियो टेसिटोरी ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इटली निवासी लुइजी पियो टेसिटोरी ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। तो इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया था ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन राजस्थानी भाषा एवं व्याकरण के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन राजस्थानी भाषा एवं व्याकरण। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन हो जाएगा, गोरक्षक, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों का देवता किस लोक देवता को माना जाता है। तो गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊँटों का देवता ऑप्शन नंबर ए, पाबूजी को माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। पाबूजी का जन्म कोलुमंड गांव, फलोदी, जोधपुर में राठौड़ वंश में हुआ था। इसके अलावा अगर गोगा जी की बात करें तो गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे, मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते थे। और रामदेव जी ने जीवित समाधि भी ली थी। तेजा जी की अगर बात करें तो तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं या नागों का देवता भी कहा जाता है। तो गोरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊँटों का देवता किस लोक देवता को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाबूजी। पाबूजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अलाउद्दीन की मस्जिद किस जिले में स्थित है। अलाउद्दीन की मस्जिद किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर जिला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर जिले में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन हो जाएगा, आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला सबसे जो प्राचीन वस्त्र है वो कौन सा है। तो आदिवासियों का या आदिवासी महिलाओं का सबसे जो प्राचीन वस्त्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नांदना। नांदना आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र है। कटकी की अगर बात करें तो कटकी अविवाहित आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी होती है। लुंगड़ा की बात करें तो लुंगड़ा गांव की जो महिला होती है उसका लोकप्रिय वस्त्र होता है। चुंदड़ का या चुंदड़ी की बात करें तो ये लाल जमीन की एक ओढ़नी होती है जिसपे छोटी छोटी बूंदें बनी हुई होती है। तो आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र हो जाएगा ऑप्शन ए, नांदना। नांदना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे राजस्थान के इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कलयुग के कर्ण के रूप में भी जाना जाता है। तो किस शासक को राजस्थान के इतिहास में कलयुग के कर्ण के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राव लूणकरण। राव लूणकरण की बात करें, ये बहुत ही उदारशील थे, दानवीर शासक थे। तो इनको इनकी दानशीलता के कारण ही, इनको इनकी उदारशीलता के कारण ही कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राव लूणकरण बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ढाई दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है। तो ढाई दिन का झोपड़ा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले में स्थित है। और इसका उल्लेख अजमेर शिलालेख में भी किया गया है।
तो अजमेर शिलालेख की बात करें उसमें एक अबू बकर नामक व्यक्ति का जिक्र मिलता है और उन्हीं के निर्देशन में इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन हो जाएगा। राजस्थान में सर्प और कुत्ते के काटने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में सर्प और कुत्ते के काटने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेजा जी। तेजा जी की पूजा की जाती है। अगर राजस्थान में सर्प या कुत्ते ने काट लिया है तो इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन हो जाएगा। नकदी फसलों की श्रेणी में आती है तो कौन सी फसलें नकदी फसलों की श्रेणी में आती है? तो नकदी फसलों में कपास आता है, तंबाकू आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास और तंबाकू ये नकदी फसलों की श्रेणी में आती है। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन संग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली की अगर बात करें, मेवाड़ शैली में ही राजस्थान का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ था वो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी और ये चित्रित किया गया था रावल तेज सिंह के टाइम पर और कमल चंद के द्वारा चित्रित किया गया था। तो ये सारी जानकारी हमको पता होनी चाहिए। तो राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी पर आधारित सबसे प्राचीनतम संग्रह था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है? तो बीकानेर संभाग की बात करें, बीकानेर संभाग में मेनली मुख्यतः 4 जिले आते हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये चारों जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। तो यहाँ पर दिए गए चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी नागौर जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है। नागौर जिला अजमेर संभाग में आता है। अजमेर संभाग की बात करें उसमें भी 4 जिले आते हैं, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागौर बीकानेर संभाग में नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाएगा। राजस्थान में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है निम्न में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। अगर बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान की तो ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है और राष्ट्रीय मरु उद्यान घोड़वाड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो राजस्थान में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य हो जाएगा वो हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य चूरू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। 23rd क्वेश्चन हो जाएगा। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? तो फैयाज अली की बात करें, फैयाज अली का जो संबंध था वो ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली से था। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर एरिक डिक्सन को भी इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सुचा माता कुल देवी है। सुचा माता किनकी कुल देवी है? तो सुचा माता ऑप्शन नंबर बी ओसवालों की कुल देवी है। इनको ओसवालों की कुल देवी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओसवालों की। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की, 25वें क्वेश्चन की। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और ये संविधान सभा से संबंधित था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और इसका वर्णन संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की, 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सफेद सीमेंट के उत्पादन के कारखाने गोटन यानी नागौर में है, तो उनकी स्थापना किस साल किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1984। 1984 में सफेद सीमेंट के कारखाने की स्थापना की गई थी 1984 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। गाय की कौन सी नस्ल दुग्ध और बैल दोनों के लिए प्रसिद्ध है?
गाय की कौन सी नस्ल दुग्ध और बेलो दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थारपारकर। थारपारकर जो नस्ल है वो दोनों के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। लीलड़ी, मिठड़ी, बाड़ी, सुकड़ी, ये सारी जो नदियाँ है वो किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये सारी की सारी जो सहायक नदियाँ हो जाएगी वो हो जाएगी लूनी नदी की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीलड़ी, मिठड़ी, बाड़ी, सुकड़ी सारी लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं 29वां क्वेश्चन। चावन शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का जो चित्रण किया था वो किस शासक के संरक्षण में किया गया था? अगर चावन शैली की बात करें, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था या इसका स्वर्ण काल जो था चावन शैली का वो अमर सिंह प्रथम के समय हुआ था। तो अमर सिंह प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह प्रथम ने ही इसको संरक्षण दिया था। तो चावन शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसीरुद्दीन ने रागमाला का जो चित्रण किया था वो अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में ही किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह प्रथम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन हो जाएगा 16 कारण त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो 16 कारण जो त्योहार हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, जैन संप्रदाय से संबंधित है, जैन संप्रदाय से रिलेट है 16 कारण त्योहार। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। साझी पूजन किन में लोकप्रिय है? तो साझी जो पूजन किया जाता है वो बेसिकली कुमारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारी कन्याएं। साझी पूजन कुमारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं 32 क्वेश्चन की, 32वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन हो जाएगा बतकाड़े क्या होते हैं? तो बतकाड़े की बात करें तो बतकाड़े बेसिकली हाथ की छपाई में प्रयुक्त में आने वाली लकड़ी के ठप्पे होते हैं। हाथ की छपाई में जो लकड़ी के ठप्पे काम में आते हैं उसे ही स्थानीय भाषा में बतकाड़े कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं, 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले जो मिट्टी का परीक्षण हुआ था प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई थी? राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1958, 1958 में। 1958 में ही राजस्थान में सबसे पहले मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित हुई थी और ये भारत सरकार की सहायता से स्थापित की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1958। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चौतीना कुआं कहाँ स्थित है? चौतीना कुआं किस जिले में स्थित है? तो चौतीना जो कुआं है वो ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर जिले में स्थित है। तो बीकानेर जिले में चौतीना कुआं स्थित है। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि चवरी कर की प्रकृति क्या थी, चवरी कर किससे संबंध था? तो सबसे पहले चवरी कर की बात करते हैं। चवरी कर बिजूलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने 1903 में इसे स्टार्ट किया था, लागू किया था चवरी कर को। ये बेसिकली एक विवाह का कर था। हर विवाह के ऊपर 5 रुपये वसूले जाते थे। तो चवरी कर की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्री के विवाह पर जो कर लगता है उसे चवरी कर कहा जाता है। इसका जो प्रारंभ किया था वो कृष्ण सिंह ने चालू किया था, 1903 में इसे लागू किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चवरी कर की प्रकृति क्या थी? पुत्री के विवाह पर वसूले जाने वाला एक कर था। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थित है? तो राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थित है? तो राजस्थान के ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद। नसीराबाद कस्बे में छावनी बोर्ड स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ की बात करें तो ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे और ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और प्रताप सिंह बारठ ने जो दिल्ली में होर्डिंग्स बम कांड हुआ था उसमें इन्होंने जोरावर सिंह बारठ को भी सहयोग दिया था। तो प्रताप सिंह बारठ को जो बनारस षड्यंत्र केस हुआ था उसमें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उनको बरेली की जेल में रखा गया और वहीं पर अमानुषिक यातना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी या फिर कह सकते हैं इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप सिंह बारठ।
प्रताप सिंह बारड एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से किनको जाना जाता है? तो भील क्षेत्र में जो बाबूजी के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है या बाबूजी भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? राजस्थान के किस शासक ने दूसरे या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराज गंगा सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। कुल टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। बाकी राजस्थान से अगर बात करें तो राजस्थान से जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया और राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद सृजित किया गया, राज्यपाल का पद स्टार्ट किया गया। और बात करें कि राजस्थान के सबसे अंतिम राज प्रमुख कौन थे तो वो जयपुर के मान सिंह सबसे अंतिम राज प्रमुख थे। तो 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो भी समाप्त हो गया था। ये हो जाएगा 7वां चरण। तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में लोकसभा से 25 सदस्य हैं तो राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा से राजस्थान में जो सदस्य है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य हैं और लोकसभा से 25 सदस्य हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में सबसे फर्स्ट संगठित किसान आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां से प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से चालू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिजोलिया। सबसे पहले राजस्थान में जो सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया से ही स्टार्ट हुआ था। और बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर बात करेंगे तो ये लगातार 44 वर्ष तक चलने वाला एकमात्र किसान आंदोलन था। ये भारत का सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन था। ये पूरी तरीके से अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। 1897 से स्टार्ट होता और 1941 तक चला था। ये टोटल 3 चरणों में चला था। फर्स्ट चरण था 1897 से 1915, दूसरा चरण था 1916 से 1922 और लास्ट चरण था 1923 से 1941। तो राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया से स्टार्ट होता, बिजोलिया से चालू होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोलेला। वह कौन सा स्थान है जो अपनी मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी थी? तो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी ऑप्शन नंबर बी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला थी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन कौन से थे? राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। फर्स्ट चरण का जो समय था वो 18 मार्च 1948 था और उसमें कुल 4 जिले शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये चारों जिले मत्स्य संघ में शामिल थे और मत्स्य संघ के अंदर जो चारों जिले शामिल थे इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो आप ABCD से भी इसको याद रख सकते हो। मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो थी अलवर जिला। इसके राज प्रमुख थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह और इसके अलावा KM मुंशी की सलाह पर ही इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था और इसका उद्घाटन NV गाडगिल के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे वहाँ के एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के एजीजी कौन थे? तो 1857 की क्रांति के दौरान वहाँ के जो एजीजी थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के टाइम लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति की अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो उस टाइम ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन थे, और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल का फूल और चपाती था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी 1857 की क्रांति के बारे में। तो एजीजी हो जाएंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान का जो एकीकरण था वो कितने चरणों में हुआ था? तो ये इसका आंसर मैंने आपको अभी बता दिया। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कुल ऑप्शन नंबर डी 7 चरणों में समाप्त हुआ था। अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956, और उसके बाद जो पहले श्रेणियां चलती थी, राजस्थान 20 श्रेणी में शामिल था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? मेवाड़ के महाराणा जो भोपाल सिंह थे वो 1948, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस टाइम राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे, और ये एकीकरण का तीसरा चरण था जो कि 18 अप्रैल 1948 से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे संघ का नाम था संयुक्त राजस्थान और राजधानी थी उदयपुर। उसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस टाइम प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, और राज प्रमुख जो थे वो थे भोपाल सिंह, और उन्हें 1948 में राज प्रमुख बनाया गया था राजस्थान का। फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर डी बीकानेर जिले में स्थित है। 49 क्वेश्चन हो जाएगा, अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है? अजरक प्रिंट का संबंध ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर से है। बाड़मेर से अजरक प्रिंट का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? तो नौलखा दरवाजा जो है वो ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर के किले का भाग है। नौलखा दरवाजा को रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणथंभौर। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ शहर से है। बनी ठनी पेंटिंग की बात करेंगे तो बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, और इसका जो चित्रण था मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा किया गया था। तो बनी ठनी पेंटिंग का संबंध ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ शहर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 52वां क्वेश्चन हो जाएगा, देवड़ावाटी किस क्षेत्र की बोली है? यानी देवड़ावाटी बोली जो बोली जाती है वो कौन से एरिया में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिरोही क्षेत्र। सिरोही क्षेत्र में देवड़ावाटी बोली बोली जाती है। उदयपुर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अलवर में मेवाती बोली बोली जाती है। जयपुर में ढूढ़ाड़ी बोली बोली जाती है, और देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र की बोली हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरोही क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीर्ण माता मंदिर कहाँ स्थित है? जीर्ण माता मंदिर ऑप्शन नंबर बी सीकर जिले में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 54वां क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% थी। और इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या थी वो लगभग 6.6 करोड़ के आसपास थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का 5.67%, 5.77% जनसंख्या है वो राजस्थान में निवास करती है। ये भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पुराने एग्जाम में पूछे गए थे और बार बार पूछे जाते हैं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि आने वाली वीडियो हम और अच्छे से बना सके।
तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हो जाएगा बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है। बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है? तो बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दयाल दास। दयाल दास के द्वारा ही बीकानेर के राठौर की ख्यात लिखी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56वें क्वेश्चन की बात करेंगे। मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम क्या है? मार्बल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मार्बल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़। किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा श्री तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी का जो धाम है सुरसुरा वो ऑप्शन नंबर बी अजमेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 58 क्वेश्चन की बात करेंगे। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो टायर ट्यूब उद्योग ऑप्शन नंबर सी कांकरोली जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन हो जाएगा तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? तारागढ़ किले की बात करेंगे तो तारागढ़ किला आपका अजमेर जिले में भी स्थित है और बूंदी जिले में भी स्थित है, दोनों ही जिले में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर और बूंदी। अगर अजमेर जिले के तारागढ़ की बात करेंगे, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, राजपुतानी की कुंजी भी कहा जाता है, इसे गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था। बूंदी के तारागढ़ की बात करेंगे तो इसका निर्माण राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा कराया गया था और बूंदी के तारागढ़ को हाड़ोती का मोती भी कहा जाता है। तो तारागढ़ का किला ऑप्शन नंबर डी यानी अजमेर और बूंदी दोनों ही जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन हो जाएगा भरतपुर का संबंध किस राजघराने से? भरतपुर का संबंध किस राजघराने से? तो भरतपुर का संबंध ऑप्शन नंबर बी जाट राजघराने से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है? तो जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सागरमल गोपा। सागरमल गोपा की अगर बात करें, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था और इन्हें 1946 में जेल में ही केरोसिन का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था, इसलिए इन्हें शहीद शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। तो सागरमल गोपा ने जेल में ही जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने नामक किताबें लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। तो जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक हो जाएंगे सागरमल गोपा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम था ऑप्शन नंबर सी भोजराज। मीराबाई के पति का नाम ऑप्शन नंबर सी भोजराज हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? तो बिश्नोई समाज के संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जम्बोजी। जम्बोजी को बिश्नोई समाज का संस्थापक माना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 64 क्वेश्चन की, 64वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिदड़। गिदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का सबसे प्रमुख नृत्य हो जाएगा। गिदड़ नृत्य की अगर बात करें, शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है और यह नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है और सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उदयपुर यानी मेवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ी। उदयपुर में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो बादशाह का मेला ऑप्शन नंबर बी ब्यावर में लगता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की जो छतरी है वो ऑप्शन नंबर सी बूंदी जिले में स्थित है। 68 क्वेश्चन की बात करेंगे। 68वें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? ये कथन, ये वाक्य
जो अबुल फजल ने कहा था वो किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो ये कथन बेसिकली कहा गया था ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने भी कुंभलगढ़ दुर्ग के जो सुदृढ़ कंगुर थी उनकी तुलना यूरोप के एट्रुस्कन से की है। कुंभलगढ़ के अंदर ही एक लघु दुर्ग भी बना हुआ है जिसे कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ की अगर बात करेंगे तो इसके बहुत सारे उपनाम भी है, जैसे कमलवीर, हेमकूट, नीलवंत, या इसे मेवाड़ का हृदय भी कहा जाता है, मेवाड़ की मस्तक मणि भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंभलगढ़। 69 क्वेश्चन की बात करेंगे, 69वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, यानी इनमें से कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो कुंभा की अगर बात करेंगे, ये एक महान विद्वान थे, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की थी, जैसे संगीत राज हो जाएगा, संगीत सार हो जाएगा, संगीत मीमांसा हो जाएगा। ये तीनों ग्रंथ तो कुंभा के द्वारा रचित थे, लेकिन संगीत सागर ये ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत सागर। संगीत सागर नामक ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू पंथ किसे कहा जाता है? हिंदू पंथ किसे कहा जाता है, या हिंदू पंथ की उपाधि किसे दी गई थी? तो हिंदू पंथ की जो उपाधि दी गई थी वो राणा सांगा को दी गई थी। मुस्लिम शासकों ने इनको हिंदू पंथ की उपाधि दी थी। तो हिंदू पंथ राणा सांगा को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था। बाड़ी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो बाड़ी के युद्ध की अगर बात करेंगे तो ये राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, या फिर बोल सकते हैं उनके सेनापति मियाँ हुसैन या मियाँ मखन के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाड़ी की अगर बात करें, बाड़ी धौलपुर जिले में स्थित है, और बाड़ी का जो युद्ध हुआ था वो 1518 में हुआ था, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 72 क्वेश्चन की बात करेंगे, राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो राणा सांगा की बात करेंगे, राणा सांगा की जो छतरी बनी हुई है या उनका जो समाधि स्थल बना हुआ है वो मांडलगढ़ भिलवाड़ा में बना हुआ है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1528 में हुई थी, और सामंतों के द्वारा जहर देने से इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो मृत्यु स्थल है वो तो है कालपी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, और उनकी छतरी मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडलगढ़ भिलवाड़ा, जहां पर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, विजय कटकाटू की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? विजय कटकाटू की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज सिंह। राज सिंह को विजय कटकाटू की उपाधि दी गई थी। 74 क्वेश्चन की बात करेंगे। 74वें क्वेश्चन की बात करेंगे, वैद्यनाथ का मंदिर और वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? वैद्यनाथ मंदिर और वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो ये जो निर्माण था ऑप्शन नंबर ए, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान के चंदेरिया में भारत का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र स्थित है, यह कौन से जिले में आता है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ जिले। चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान का चंदेरिया स्थित है, और वहां पर पूरे भारत का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 76 क्वेश्चन हो जाएगा, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण ऑप्शन नंबर बी, दारानाथ शाह नामक एक व्यापारी ने करवाया था। और इस रणकपुर के जो जैन मंदिर की हम बात करें, या फिर इसे चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है, इसके शिल्पकार हो जाएंगे देपाक। और इस जैन मंदिर में यानी रणकपुर के जैन मंदिर में या चौमुखा जैन मंदिर में कुल 1444 खंबे हैं, 84 शिखर है, और 4 लघु मंदिर भी बने हुए हैं। और इसके अलावा महकवि ने इन्हें त्रैलोक्य दीपक भी कहा है। तो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण दारानाथ शाह नामक व्यापारी ने करवाया था। और इन सभी बातों का उल्लेख रणकपुर प्रशस्ति में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? यानी अपन बात करेंगे किसके द्वारा सृजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था।
उसमें राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था और उसकी जगह पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। सबसे अंतिम जो राज प्रमुख थे वो जयपुर के मान सिंह थे। उसके बाद में राज्यपाल का पद शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन, और इसमें राज्यों की श्रेणियों को भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया है, जिसमें आपको मैंने मत्स्य संघ के बारे में पूरी डिटेल बता रखी है। तो इसका उद्घाटन ऑप्शन नंबर बी एन.वी. गाडगिल के द्वारा किया गया था। नेरहरि विष्णु गाडगिल ने इनका उद्घाटन किया था। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 79 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1934 में की गई थी। इसके अलावा इसका गठन की बात करेंगे तो 1934 में इसका गठन हुआ था, और 1938 में इसका वापस से पुनर्गठन हुआ था जयनारायण व्यास के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित वो इसी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ही 1938 में जोधपुर आए थे। 80वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 80वां क्वेश्चन हो जाएगा, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे। तो नैनूराम की बात करेंगे, इनका पूरा नाम हो जाएगा नैनूराम शर्मा। तो नैनूराम शर्मा का जो संबंध था वो बूंदी के प्रजामंडल आंदोलन से है, या बूंदी के किसान आंदोलन था उससे भी इसका संबंध है। इनका संबंध बूंदी के बरड़ खेराड़ किसान आंदोलन से भी है। इसका नेतृत्व भी नैनूराम शर्मा ने ही किया था, जहाँ पर डाबी हत्याकांड हुआ था, और इसी हत्याकांड में नानक जी जो बिल थे वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। तो नैनूराम शर्मा का संबंध बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो बार बार हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप टॉप मोस्ट को हो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करो, एक ही बात है, ये प्रश्न राजस्थान के हर एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, या राजस्थान की राजनीति हो, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान पॉलिटी। इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं राजस्थान जीके के वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं होगा। तो अगर बात करेंगे केला देवी की बात करेंगे तो ये करौली जिले में स्थित है, ये सही हो जाएगा। ताल छापर की बात करेंगे, ताल छापर अभ्यारण्य आपका चूरू जिले में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। राम सागर वन विहार की बात करेंगे, ये भी आपका धौलपुर जिले में स्थित है, ये भी सही है। टाटगढ़ रावली की बात करेंगे, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाटगढ़ रावली। टाटगढ़ रावली की अगर बात करें, टाटगढ़ रावली या रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद इन तीनों ही जिलों में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भीम सागर एवं छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। भीम सागर छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बनास नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खमनौर की पहाड़ियाँ। खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, और बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला वो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से ही संयुक्त सीमा रखता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किस जिले में किया गया था या किस स्थान पर किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण जैसलमेर में किया गया था। 86 क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा पॉलिटी के हिसाब से। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती यशोदा देवी।
अगर यशोदा देवी की बात करेंगे, ये राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। ये बांसवाड़ा जिले से जीती थी। तो जो राजस्थान की सबसे फर्स्ट विधानसभा हुई थी 1952 से 57 के बीच, उसमें कुल टोटल 17 क्षेत्रों पर उपचुनाव हुए थे, जो कि सबसे ज़्यादा भी है। तो श्रीमती यशोदा देवी तो बांसवाड़ा से जीत कर आई थी और उपचुनाव में से जीत कर आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती यशोदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इससे पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद चलता था, तो सबसे अंतिम राज प्रमुख थे जयपुर के महाराजा मान सिंह, और राज प्रमुख का पद समाप्त होने के बाद में राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। तो राजस्थान के सबसे फर्स्ट राज्यपाल हो जाएंगे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांटली नदी। रणकपुर जैन मंदिर कांटली नदी के तट पर स्थित है। 89 क्वेश्चन की 90वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर, यानी चंग एक वाद्य यंत्र है, उसके साथ में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखावटी। शेखावटी इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 90वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, राजस्थान में हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना किसने की थी? तो राजस्थान में हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना जो की गई थी वो ऑप्शन नंबर बी, सारंगधर या सारंगदेव के द्वारा की गई थी। चंद्रअब्दय की अगर बात करेंगे, इनका जो ग्रंथ था वो था पृथ्वीराज रासो, और सारंगदेव का या सारंगधर का जो ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा हमीर रासो और हमीर महाकाव्य। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? राजस्थान में कौन सा नृत्य फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की अगर बात करें तो अग्नि नृत्य मुख्यतः बीकानेर जिले में किया जाता है, और जब यह नृत्य किया जाता है तो जसनाथ जी की फतेह फतेह ये शब्द का वाचन किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार जो नृत्य होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गैर नृत्य। गैर नृत्य जो होता है वो होली के दूसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। तो राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में जो पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य होता है उसे गैर नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन की बात करेंगे। 93 क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्याल। ख्याल जो है वो सबसे लोकप्रिय विद्या हो जाएगी, और राजस्थान में ख्याल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राजस्थान में लोकप्रिय है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सरसों रबी की फसल होती है, चना भी होती है, गेहूं भी रबी की फसल होती है, मूंगफली जो है वो रबी की फसल नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के प्रति मेवाड़ के महारानी की नीति क्या थी? या पूरे राजस्थान के जितने भी, या फिर पूरे राजस्थान की जितने भी रियासत थी सबकी नीतियाँ क्या थी? तो सभी ने अंग्रेजों को क्या किया था? मोस्टली ने, ज़्यादातर ने अंग्रेजों को सहयोग दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों के सहयोग की नीति थी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महारानी की क्या नीति थी? अंग्रेजों के सहयोग की नीति थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की बात करेंगे। 96 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस माह किया जाता है? राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन नवंबर माह में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 97 क्वेश्चन हो जाएगा, पाबू प्रकाश के रचयिता कौन थे? पाबू प्रकाश किसने लिखा था? तो पाबू प्रकाश जो लिखा था वो लिखा था आशिया मोर्जी ने। आशिया मोर्जी के द्वारा पाबू प्रकाश लिखा गया था, ये इसके रचयिता थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आशिया मोर्जी। 98वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 98 क्वेश्चन हो जाएगा,
देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या था? देवनारायण जी की घोड़ी की बात करेंगे तो उनकी घोड़ी का नाम हो जाएगा लीलाधर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म मालासर डूंगरी भीलवाड़ा में हुआ था और इनकी घोड़ी का नाम लीलाधर था और देवनारायण जी के नाम पर ही डाक टिकट भी जारी हुआ था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है या कितनी होती है? तो राजस्थान में अगर बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो होती है वो तो होती है 250 होती है, 250 होती है, जिनमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अभी हम जो बात करें इस क्वेश्चन में वो निर्वाचित सदस्यों की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 238। 238 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। फिर बढ़ते हैं 100वें क्वेश्चन की तरफ, 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर बी श्री गंगानगर जिले में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? और दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करेंगे, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चारों ही जिलों में महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन कहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। बीकानेर की अगर बात करेंगे, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। बाड़मेर की अगर बात करेंगे, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर की अगर बात करेंगे, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। और जोधपुर की अगर बात करेंगे, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। यानी चारों ही जिलों में महोत्सव मनाए जाते हैं। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। तो चारों ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अभी हम जो बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है राजस्थान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 101 क्वेश्चन के बारे में। ये वही क्वेश्चन है जो कि राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान जनरल नॉलेज की बात करेंगे, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, तो आपका जो हमारी वीडियोस के प्रति रेस्पॉन्स होता है वो हमको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो या हमारी आज की जो मेहनत थी सारे क्वेश्चंस के बारे में और अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, तो भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।